नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत। आज मनोज जी हैं। आज आंकड़ों की भी कुछ बात होगी, कुछ सर्वे भी दिखाए जाएंगे, रिपोर्ट ली जाएगी। और सुमीर चौगावकर जी, बहुत स्वागत आपका भी। आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के मैसेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। आईआईटी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए देश के यूथ को बड़ा संदेश दिया गया। मोदी ने कहा कि देश के युवा सिर्फ सवाल ना करें, उन्हें समाधान भी तो खोजना चाहिए। मोदी ने कहा कि अगले 35 साल देश के युवा जो करेंगे वो विकसित भारत का आधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंपस के जीवन और बाहर के जीवन में बड़ा अंतर है। आईआईटी में सिलेबस होता है, लेकिन बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। आपकी दौड़ किसी और से नहीं, अपने आप से है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आउटरीच ये जेनजी तक है और वाकई में जिंदगी की चुनौती तो कुछ ऐसी ही होती है। आप किसी और परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, प्रश्न पत्र सार्वजनिक जीवन में कुछ और आ जाता है, सरकार के सामने भी कई बार प्रश्न पत्र बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हर्षवर्धन जी जेनजी की हो रही है, 29 के गेम की सेटिंग की हो रही है।
नहीं देखिए, ये तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जैसे कहा जाता है ना कि भाई जो सबसे नया बच्चा है उससे सबसे ज्यादा आप स्वस्थ मन से, निश्चल मन से उसी से तो बात करते हैं ना। नया बच्चा यानी जो दुनिया में आता है, जैसे जैसे वो आता जाता है पकता चला जाता है, फिर तो हमारे विजय जी जैसा हो जाता है। मतलब अपने विचार तय हो जाते हैं, अपनी चीजें तय हो जाती हैं। अच्छा है कि देश के नेताओं को ये बात इस वक्त फिर से समझ में आई। मैं फिर से क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि कोई नया फिनोमिना है, कोई पहली बार हो रहा है। जो भी राजनीति में होता है सबसे पहली कोशिश क्या करता है, नया वोटर। कहते हैं भाई जो 18 साल के बाद तुरंत आया उसको पकड़ो जरा, उसको क्या है हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, वो हम उसको समझाएंगे कि हमारी ये पॉलिसी है। ये कैंपस में क्या है, जैसे जिस दिन लगता है तो छात्र संगठनों के लग जाते हैं स्टॉल, कहते हैं नया लड़का आ रहा है सबसे पहले उसको पकड़ लो। ये वो कोशिश चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा है कि इस तरह से पॉजिटिव कोशिशें हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। भाई जिंदगी ही आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब वो तो समय चला गया जब 10 में से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये वाला है। लेकिन उनके जो आउट ऑफ सिलेबस बच्चों के मन में जो सवाल हैं उसका समाधान सरकार को कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके बीच में जाकर हर कोई संवाद करने में लगा है, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उस संवाद को आप ऐसा ना हो कि आपने बोला, आपने अच्छी अच्छी बातें कही, और जब गवर्नमेंट लेवल पर आया, या जिसको हम एक शब्द कहते हैं सुशासन, आजकल बहुत दिन सुनाई नहीं दिया तो मैंने कहा बोल दूं आज, वो सुशासन मिसिंग रहे। आपको उनसे बात करने के बाद जो फीडबैक आ रहा है, जो संवाद दोनों तरफ से आ रहा है, उसको कैसे हम समाधान करें, कौन से ऐसे, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं। और मोदी जी के लिए इसलिए चुनौती बड़ी है कि 12 साल से वही दिख रहे हैं, सुबह उठते, सोते, दोपहर जागते, सब मोदी जी ही हैं। तो अब वो ये इस जनरेशन से ये बात नहीं कर सकते कि नेहरू जी ने ये किया था, गांधी जी ने ये किया था, इंदिरा गांधी ने ये किया था, फलाना ने ये किया था। अब वो वाली जनरेशन गई। अब वो मनमोहन सिंह सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं कर सकते। उन्होंने जिस स्केल स्पीड पर लाकर खड़े कर दिया, तो अब आप नहीं कहेंगे कि भाई हाईवे पर गाड़ी 100 के नीचे चलती ही नहीं। अब तो 100 पे चलता हुआ लगता है यार बड़ा मूर्ख आदमी, बड़ा धीमे धीमे चल रहा है। अब आप वहां खड़े हैं, तो बच्चों को आपको अपने पैरामीटर पर जिस स्केल स्पीड पर वो सॉल्यूशन मांग रहा है, वो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। 80 से 100 की रफ्तार और 100 की रफ्तार से जब आप 120 और 130 की रफ्तार को विजय जी एम कर रहे हैं, तब आपको गेम सेटिंग में सॉल्यूशन ड्रिवन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स दोनों करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल ठीक बात है, आउट ऑफ सिलेबस है जिंदगी भी, और यहाँ पेपर लीक भी नहीं होता। लाइफ में हर दिन नया पेपर आता है, पता ही नहीं होता। खुद जो सेट कर रहे होते हैं ना, वो भी नहीं होता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात को बदलने की जिम्मेदारी उनकी है। क्या उनका जो मैसेज है वो एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर है? जिंदगी तो नहीं बदल सकते, जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस है। आईआईटी का सिलेबस तो वो वाला जिंदगी वाला सिलेबस बना सकते हैं हम। क्यों उस ढर्रे पर चल रहे हैं 100 साल से? एजुकेशन रिफॉर्म पर जब आ रहे हैं, जब हमें मान लीजिए समझ में आ गया, पहले हमें समझ में ही नहीं आता था, अब हमें समझ में आ गया कि ये सिलेबस जिंदगी के आउट ऑफ सिलेबस से अलग है, तो इस सिलेबस को जिंदगी के सिलेबस जैसा क्यों नहीं बनाती है सरकारें? मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, एक पूरे सिस्टम में एजुकेशन रिफॉर्म में सबसे बड़ा काम वो होना चाहिए कि जो जिंदगी का सिलेबस है उस सिलेबस को हम पढ़ें। किसी भी कोर्स में, इवन आईआईटी वाले लोग भी, आईआईटी में आप इतनी मार धाड़ भग सब करवाते हैं और वो बच्चे लोग कुछ बिल्कुल अलग करने के लिए निकल जाते हैं। जी ठीक है, वैसे वो आईआईटी भी ये तैयारी करवाता है, तो आईआईटी के बच्चे तो एक्चुअली जिंदगी के आउट ऑफ सिलेबस की तैयारी ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो अलग सिलेबस है। ये बात यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, क्योंकि आईआईटी के जो बच्चे हैं वो जिंदगी के आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से चल रहे होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ही होता है कि बिना हिसाब के चलना, लेकिन कुछ नया करना। लेकिन हमें एजुकेशन रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। मैं पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी मैं इस बात पे जोर दे रहा था कि जब नीट पेपर लीक का जो कानून बना था, वो कड़े कानून बनाने का, मैंने कहा नीट पेपर लीक पर मत चर्चा कीजिए, सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म पर चर्चा कीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एजुकेशन रिफॉर्म, कैसी नई शिक्षा की हमें ज़रूरत है, उस पर काम करें, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की एक और बात है, वो चेतना से जुड़ी हुई है। वो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए,
चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिस चैलेंज की वो बात कर रहे हैं, जिस चेतना की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में मैं अगर यहां पर आईआईटी का बैठा हुआ छात्र इसे एक वोटर के तौर पर देखती हूं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जेनजी को कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो कर ही रहे। ये तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज देखिए आप, ये समस्या सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा की लेने की नहीं है। पढ़ाई और शिक्षा के बाद जिस तरह के लोगों को अपने जीवन के लिए या नौकरी के नाम पे कहिए या व्यवस्था के नाम पे कहिए जिस संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद इन तरह के शिक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि हमने किया क्या। इसको देखते हुए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए थे। यदि स्टार्टअप की बात किया जाए तो ये सरकार को महसूस था कि लोग शिक्षित होकर आ रहे हैं, तो उनको कहाँ हम सेटल करें और किस तरह की व्यवस्था को ले आए, तो उसके लिए एक स्टार्टअप पहले से शुरू किया गया था। लेकिन यदि जंतर मंतर के चीजों को देखा जाए तो सरकार इस उम्मीद में नहीं थी कि अंदर में इतना बड़ा विद्रोह या कहिए कि व्यवस्था में इस तरह से बदलाव आ रहा है। सरकार ने उस चीजों को देखते हुए यदि उस पर कोई भी वर्क कर रहा है तो ये अच्छी बात है। विद्यार्थी के लिए भी सही बात है और देश के लिए भी सही बात है। कनेक्ट हो रहे हैं, होने में कितना समय लगेगा और समय के साथ साथ उनके उन्हीं मैसेज को कितना ये ग्रहण कर पाती है सरकार, ये भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि आज जंतर मंतर में हुआ है और बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं या विद्रोह जो सरकार के प्रति जगी है उसको हम रोक पाए, उसके लिए नहीं। आगे की आपको 5 साल का लेकर चलना पड़ेगा, प्लान लेकर चलना पड़ेगा और सरकार को करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी भी इलाहाबाद पहुंचे हुए हैं, कल मोहन भागवत जी ने कनेक्ट किया, तो अच्छी बात है बच्चों के लिए भी, देश के लिए भी। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ नए प्लान के साथ आएगी। और स्टार्टअप जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वो सफल ही रहा, लेकिन जितना सफल रहा हुआ वो देश के लिए भी अच्छा हुआ और उन विद्यार्थियों के लिए भी उभरा जो निर्भरता सिर्फ रोजगार के ऊपर थी, उसमें कटौती हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि युवाओं से कैसे कनेक्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पर जाकर कनेक्ट करना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद यह सवाल था कि क्या मोदी की युवाओं के बीच पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ सकती है। सी वोटर का एक लेटेस्ट सर्वे है जो ये बताता है कि मोदी अभी भी युवाओं के फेवरेट बने हुए हैं। सर्वे में जब युवाओं से सबसे लोकप्रिय नेता पर सवाल हुआ तो 39.8% युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया।
राहुल गांधी के पक्ष में 27.9% युवाओं ने वोट किया। सीजेपी के अभिजीत दीपके को 12.6% युवाओं ने लोकप्रिय नेता बताया। ये लोकप्रियता भी आपके सामने है। अब सर्वे में यह भी पूछा गया कि शिक्षा सुधार के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो 27% से ज्यादा युवाओं ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा, लेकिन 31% युवा ऐसे भी थे, 31 कहिए या 32% कह लीजिए, तकरीबन युवा ऐसे थे जो सख्त एंटी पेपर लीक कानून के साथ दिखाई दिए। तो वहीं 11.9% यूथ ने एनटीए में बदलाव की मांग की। 16.7% युवा शिक्षा सुधार पर बने हुए एक्सपर्ट पैनल के फेवर में नजर आए। तो वहीं 6.9% युवाओं ने दूसरे सुधार की बात की। एक और प्रश्न आपके सामने रख दूं जो इसी सर्वे में पूछा गया कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों से क्या वो संतुष्ट हैं, तो 33% लोगों ने तो हां कहा, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों ने ना कहा। 16% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। और पेपर लीक पर संसद में भी एक संतोषजनक चर्चा हुई। इस पर भी जब पूछा गया युवाओं से कि भाई क्या आपको लगा कि ये चर्चा ठीक हुई या नहीं हुई, तो 39% लोगों ने तो ये कहा कि ठीक नहीं थी, 45 लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है संतोषजनक हुई। तो वहीं 25% ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि पता नहीं ये चर्चा ठीक थी भी या नहीं थी। क्योंकि सही बात तो ये है समीर जी कि विपक्ष के अगर आप जितने भी तर्कों को सुनेंगे तो उसमें सरकार के ऊपर आरोप ज्यादा थे और एंटी पेपर लीक कानून को लेकर उनके सुझाव ना के बराबर थे। तो इसलिए मैं इस चर्चा में तो नहीं जाती, लेकिन ये जो लोकप्रियता की बात हो रही है कि कई लोगों का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं के बीच में बहुत घटी है। अब ये सर्वे तो ये बताता है कि अभी भी राहुल गांधी से बेहतर स्थिति में है और प्रधानमंत्री मोदी कनेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए, अगर ये सर्वे नहीं भी आता, अगर हम सर्वे की चर्चा नहीं भी करते और ये पूछा जाता है कि भाई युवा में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ही सब लोग जनरली नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता युवाओं में भी बरकरार है और 12 साल के शासन के बाद भी 2014 का चुनाव हो, 2019 का हो, 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, 12 साल के शासन के बाद भी लोकप्रियता के शिखर पर बने रहना, जब तमाम युवा नेता देश की राजनीति के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, वहाँ पर तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप युवा ही लीडर से माने जाते हैं। तमाम युवा नेताओं के बीच में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता बना के रखे हुए हैं तो ये बताता है कि युवाओं से वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भाई जेन जी और यंग युवाओं के साथ मेरा कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जंतर मंतर के बाद तो तत्काल प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टा पर आकर जिस तरीके से बात की और इंस्टा पर वो कुछ जिस तरीके से देखा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि भाई युवाओं का जो ठिकाना है वहाँ मुझे कैसे शिफ्ट करना है, और तत्काल उन्होंने अपने आप को वैसे बदला और युवाओं से बातचीत करना शुरू कर दी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात से बहुत अवेयर रहते हैं कि भाई समय की क्या मांगे, युवाओं कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है, युवाओं से कैसे कनेक्ट होना है और युवा आपसे क्या चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर ये बदलने की जो ताकत है समय के हिसाब से युवाओं ने सबसे लोकप्रिय सबसे बड़ा नेता बनाता है। अब आज दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे युवाओं से कि भाई समस्या तो समस्याओं का समाधान भी आप करो। तमाम उन्होंने युवाओं से कहा चीज़ों को लेके। मुझे लगा कि IIT पास आउट जब युवा निकल रहे हैं तो उनके पूरे करियर में उनको ना ऐसा कोई सब्जेक्ट मिला होगा, ना ऐसा कोई टॉपिक होगा, ना उन्होंने ऐसी पढ़ाई की होगी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को ध्यान के देख ले तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने जीवन में सीखने के लिए बहुत मिलेगा आने वाले समय के लिए कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन के अंदर एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बनता है, सबसे लोकप्रिय नेता। तो उसने जीवन में अपनी चुनौती को कैसे लिया, अगर युवा उनसे सीख ले तो मुझे लगता है कि IIT के स्टूडेंट जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। और सरकार को मुझे लगता है एक बात भी देखना चाहिए कि IIT पास आउट करने के बाद एक बड़ा वर्ग जिस तरीके से विदेश चला जाता है अपनी नौकरी के लिए, पैसों के लिए, दूसरी कंपनी हायर करती है, तो सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि बड़ा जो IIT का वर्ग है वो भारत में रहे। 2047 विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देश में रह के ज़्यादा दे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ा क्रीम है, बड़े लोग हैं, वो बड़े पैकेज पे बाहर निकल जाते हैं और उनकी दिमाग का, उनके नॉलेज का बड़ी कंपनियां बाहर इस्तेमाल करती है। ब्रेन ड्रेन की बात है, सरकार उस पर भी ध्यान दे। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन तो खुद इतना बड़ा उदाहरण है कि उससे सीख के कोई भी युवा सीख सकता है। एक पोस्ट में पढ़ रही थी और हर्षवर्धन जी उस पोस्ट में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि 90 के दशक में क्या ट्रेंड था, वो सोशल इंजीनियरिंग का था, जिसमें जाति के हिसाब से वो इंजीनियरिंग की जा रही थी। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो जेन जी इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी जनरेशन है वो जाति धर्म के खांचे में क्या अपने आप को बांट के देखती है या नहीं देखती है, मेरा ये प्रश्न भी है आपसे।
और इससे ज्यादा वो सोल्यूशन ड्रिवन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, उसकी समस्या का समाधान कौन दे सकता है। जितना मैं जेनजी से बात करती हूँ मुझे ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होने से ज्यादा वो ये देखती है कि मुझे सोल्यूशन कौन दे रहा है। जहां सोल्यूशन वहीं ट्रांसफर। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है कि वो किसी के ऑरा में नहीं आते, ऑरा में नहीं है, बिल्कुल उनके लिए सब कुछ जो है ना, वो जो कहा जाता है जिसे रेडी टू ईट फूड का ज़माना है, जिसे क्लिक का ज़माना है, जिसे वीडियो आया और 15 सेकंड में चला गया, तो इस जनरेशन के लिए अच्छा भी है, लेकिन इसके बुरे पहलू भी हैं कि बड़ी जल्दी वो भूलती भी है, बड़ी जल्दी डिटैच हो जाती है, 3 मिनट के अंदर उसका व्यू पॉइंट बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे रिजिडनेस नहीं है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आप इतनी जल्दी स्लिप कर जाती हैं चीज़ें, तो मेच्योरिटी के लिहाज से बहुत ठीक नहीं है। दूसरा, इससे मैं सहमत नहीं हूं कि ये जनरेशन जो है वो जाति धर्म ये सब नहीं मानती है। मैं तो ये देख रहा हूं कि वो ज़्यादा मानती है, ज़्यादा उस पर रिजिड है और ज़्यादा उसको उसी को वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि रेजिस्ट करती है। और इसका उदाहरण भी हर तरफ देखने को मिलता है। अगर जातीय आधार पर देखेंगे तो भी दिखेगा और धार्मिक आधार पर भी देखेंगे तो भी दिखेगा। कम से कम इधर तो ये देखने को मिला है ना कि आप अगर मंदिरों की भीड़ देख लें, कांवड़ यात्रा देख लें, दूसरी जगहों पर देख लें, भजन क्लबिंग देख लें, आपको ये सब होता हुआ दिखता है। लेकिन असल बात क्या है कि क्या इस सब से वो जो समस्याएं हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? तो हाँ, उसका जवाब एकदम मतलब 100% वाला है कि वो समस्याएं देखते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं। वो जो चलता है वाली मानसिकता थी जिसको नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार पहले कहा करते थे कि पहले चलता है अटकाओ लटकाओ भटकाओ, वो वाली राजनीति है, वो खत्म हो गई। तो ये तो जनरेशन ही ऐसी है कि जो चलता है वाला नहीं चलता है। वो घर में भी नहीं मानती। अच्छा, अगर कोई चीज अच्छा ठीक हो जाएगा तो हो क्यों जाएगा, अभी करो ना। मतलब लेकिन पॉपुलैरिटी में अभी भी नरेंद्र मोदी को नंबर 1 मानती है। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि वो उनको अभी तक मोदी से बड़ा कोई रोल मॉडल मिल गया हो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर सर्वे के लिहाज से देखें तो नीचे जो 2 लोग दिख रहे हैं जी। इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता है, उनका वहां होना समझ में आता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पार्टी भी नहीं है, आप इसको समझिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। एक व्यक्ति जो पार्टी भी नहीं है, जो खुद को कॉकरोच कहता है, ऐसा व्यक्ति अगर युवाओं की कुछ वर्ग की भी पसंद होने लगे, जैसे 12.6 इस सर्वे में दिख रहा है, तो ऐसे दिखेगा तो मोदी जी 40% के आसपास हैं, राहुल गांधी जी 28% के आसपास हैं। लेकिन अगर ये जो 13% हो गया, 12.6 हुआ, इतने लोग भी अगर वो मान रहे हैं तो ये व्यवस्था के खिलाफ मोहभंग है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ डिस्ट्रस्ट है, उसको समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि ये वाला हिस्सा, मतलब मुझसे असहमत हो सकते हैं सब लोग, लेकिन मेरा मानना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का नहीं होना चाहिए मसला। या तो वो किसी सोशल वर्क कर रहा होता, कोई सेलिब्रिटी होता, तो अभी उसका 50% भी दिखाते तो मैं खुश होता। लेकिन तिलचट्टों को, जिनका कोई आधार नहीं, कर ही रही थी आपको वो फेवरेट वर्ड तिलचट्टा कैसे जिनकी स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि वो क्या है, वो क्या बोलती पब्लिक, ऐसा कुछ शुरू करने जा रहे हैं। क्या बोलती तू गाना है, तो उन्होंने सोचा चलो क्या बोलती पब्लिक कर देंगे, एकदम अरविंद केजरीवाल स्टाइल। चलो वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर, अच्छा वहां मुझे जाना नहीं, फिर 2 लड़के भेज दिए, कहे हमारा प्रतिनिधिमंडल चला गया ठीक रांची, तो वो मुझे थोड़ा सा चिंता की बात दिखती, कंसर्न है मेरे लिए। आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं विजय जी? जो हर्ष जी ने नोट किया ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। बात बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि इसका मतलब आप ये आवरण बना रहे हैं कि आप संवाद कर रहे हैं। संवाद हो नहीं रहा, क्योंकि 12% लोग आज एक ऐसे लीडर के साथ, एक ऐसे नाम के साथ खड़े हैं जो कल ही पैदा हुआ है। वो उनकी जुबान को उनके कनेक्ट के साथ है। हम पसंद करते हैं कि नहीं करते, वो तो अलग इशू होगा। पसंद तो 40% लोग राहुल गांधी को भी नहीं कर रहे, 60% कह लीजिए, 27% वो लोग हैं, तो जी। पसंद तो लोग 40%, 50% लोग नरेंद्र मोदी को भी नहीं कर रहे। जब 40% उनके पास है तो इसका मतलब नहीं कर रहे 60% लोग। वो इशू नहीं है। इशू है कि हम ये कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहे संवाद का, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ, ये जो इंस्टाग्राम है, फलाना है, दिखाना है, अब तो वन वे कर रहे हैं ना। संवाद वन वे होता ही नहीं है। वन वे तो प्रवचन होता है। आप इसमें प्रवचन लिखिए, आपने लिख दिया विजय त्रिवेदी ने कि ये संवाद है, तो संवाद हो गया क्या? संवाद तो कल मैं देख रहा था कि उन्होंने फिर भी किया, संघ प्रमुख ने, वो संवाद है। मोहन भागवत ने।
वो संवाद है। लेकिन यदि आप वन वे करते हैं तो उसे प्रवचन लिखा कीजिए, समझे। और प्रवचन का उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके सर्वे में कि जो पेपर लीक के पर जो सरकार ने कानून बनाया उससे 50% लोग, कानून नहीं मतलब उस व्यवस्था, उस फैसले से 50% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जिनके लिए बनाया उसमें से 50% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। न तो आप इसको देख रहे हैं न इस पर संवाद कर रहे हैं। लेकिन सर इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि जब तक अब इस नई व्यवस्था के आधार पर कोई परीक्षा हो नहीं जाती तब तक इसका भी लिटमस टेस्ट नहीं हो पाएगा। व्यवस्था पेपर की बात ही नहीं कर रहा, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम से आपके नाराज है। ठीक है, आप बात ही नहीं समझ रहे। पेपर लीक तो हो गया, ठीक, पेपर लीक को तो पहले ठीक कर संवाद दिया से भी काम नहीं चलेगा। तब तो फिर नहीं। आपका जब तक एक्शन दिखाई नहीं देगा ऑन ग्राउंड तब तक आप कितना संवाद कर ले। नहीं, तो संवाद के बिना एक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक्शन की पहली शर्त संवाद है। क्या आप इलाज करना चाहते हो, किस चीज का? जो इलाज उन्हें चाहिए आपको पहले पता हो कि उनका मर्ज क्या। और ये प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, आप समझ रहे हो प्रधानमंत्री, मैं हमारी पूरी जनरेशन के लिए, ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए कह रहा हूं कि हम अब, बल्कि मैं समझ रहा था कि ये जो जंतर मंतर पर हुआ ये हमारे लिए एक शॉक ट्रीटमेंट है। हमारे लिए मतलब जो जनरेशन 40-50 साल से ऊपर की जनरेशन है उसके लिए शॉक ट्रीटमेंट है कि भाइयों जाग जाइए। ये चाय पीने से जागते हैं आप, वो नहीं है। ये जनरेशन जी ने आपको जगाया है। आपको पसंद हो ना पसंद हो और आप नहीं जागना चाहते मत जागिए, वो अपने आप कर लें। संवाद हो चाहे फिर राहुल गांधी छात्रों की गूंज करें, उसका सब एक ही जैसी है, वो सब एक जैसी है। आप उसको, और संवाद का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हो। ये बड़ी कड़वी बात मैं कह रहा हूँ। संवाद का मतलब ये होता है कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, है ना। लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं है, और वो तैयार नहीं है तो फिर इस पर प्रवचन लिखा कीजिए संवाद की। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी में राहुल गांधी अभी से जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज शाम प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और दिल्ली के कई नेता प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का माने तो राहुल गांधी का मकसद छात्रों के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी एजेंडा सेट करना है। उधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रयागराज में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी से सवाल पूछा गया है कि झारखंड कब जाएंगे, झारखंड आपको बुला रहा है। इस पर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी के प्रयागराज जाने से पहले बीजेपी ने उनके खिलाफ एक नया चक्रव्यूह भी रचा। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाकर उन पर हमला किया। पूछा कि राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की मजार पर भी कब आएंगे? उनके दादा की कब्र को फूल तरस रहे हैं। और राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो अपने दादा का सम्मान नहीं करते वो जेनसी को क्या सीख देंगे। राहुल गांधी, तुम आ रहे हो प्रयागराज, आपकी बहन आ चुकी है प्रयागराज। आप अपने दादाजी को क्यों नहीं पूछते? आप अपने दादाजी को कब पूछोगे? क्या आपके जो संस्कृति है वो क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आप उनको पूछते हैं, अपने बड़े होते हैं, चाहे कितने भी मतभेद हो जाए, मगर आप नहीं करते। तो आपको किस अधिकार से आप जेनजी को समझाओगे, युवाओं को समझाओगे कि वो क्या करें भविष्य में? तो वो उनको फिर वही सिखाओगे। अब ये क्रिश्चियन संस्कृति तो हो सकती है, वह भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं के सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस जेनसी और छात्रों के नब्ज को समझने में नाकाम रही है। पार्टी को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा सीजेपी के आंदोलन को मिला था। Frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things. And that didn't resonate. Sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? जो बात शशि थरूर कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है मनोज जी। वो एकदम साफ कह रहे हैं कि भाई हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने तो छात्रों का गूंज नाम लेकर कहा
और राहुल गांधी आज हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, प्रयागराज में छात्रों की गूंज करेंगे। आत्ममंथन करने की जरूरत तो राहुल गांधी को भी है कि आप वैसे कनेक्ट नहीं कर पाए जैसे सीजेपी ने कनेक्ट कर लिया। नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे कंट्रोवर्सी ऐसी जरूर की, मैसेजिंग को देखा जाए और आपका सी वोटर का सर्वे का देखा जाए। किसी के भी सर्वे पे वो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी क्या कहेगा इज्जत बचाने के लिए कहूँगा सीधे सीधे हम लोग इस बात को मैं सामने रख रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इंडिया टीवी पे एक बताया था, चूंकि मैं 12 दिन जंतर मंतर पे भी सर्वे किया था और आज के डेट में मैं 12 विश्वविद्यालय से अपना सर्वे कंप्लीट कर रहा हूँ। 12 विश्वविद्यालय देश के 10 बड़े शहरों से। कभी भी मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी को लोग 27%, मुझे प्रधानमंत्री के वोट परसेंटेज को लेकर कोई नहीं ऑब्जेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी इतना पॉपुलर है, ये यदि वो सही है तो मैं बहुत बड़ा गलत हूं। मुझे लग रहा है कि आज के समय में जितनी भी सर्वे एजेंसियां वो सोचती हैं कि दिल्ली के मूड को भारत के मूड के साथ जोड़कर इसको दिखाया जाए। यदि यही मूड था तो आज झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं और जहां पे इतने बड़े सारे हो रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी आप यहां आए। पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी आइए, सीजेपी को लोगों ने बुलाया, लेकिन जिस तरीके से अभिजीत के बारे में दिखाया गया कि ये 12% थे ना, 12% के करीब उनको दिखाया जा रहा है क्योंकि पॉपुलरिटी है। ये दिल्ली के जो लोग बैठे थे उसमें भी मुझे पॉपुलरिटी नहीं दिखी थी। 2.5-3% लोगों का कहना था कि वो ठीक है, एक छात्र के रूप में हमारा आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि और यही कारण है कि देखिए उन्होंने अब हम लोगों को अपने साबित करना पड़ा कि हम कितने सही हैं। इसी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पे एक सुरेश कुमार अग्रवाल है, उन्होंने लिखा है कि भाई आप लोगों के सर्वे होते हैं इतने गंदे होते हैं कि आप लोग 2024 में बिहार और बंगाल में गलत हुए थे, उसमें मेट्राइज का भी नाम जोड़ा गया। तो दूसरे के गलतियों में भी हम पिसते जा रहे हैं। तो पहली तो बात यह है। रही बात कि इन्होंने शशि थरूर जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को, चूंकि हमारे आधा जवाब उसी में था जो मैंने उनके बारे में किया। अब उन्होंने जिस तरीके से किया कि राहुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ये लोग क्यों नहीं अपने मुद्दे पे टिके रहते हैं। हर महीने, हर साल, हर 6 महीने पे अपने स्टैंड को चेंज करते हैं, जिससे होता क्या है कि वो पूरी तरह से राजनीति में अपने आप को टिका नहीं पाते हैं। चूंकि जिस तरीके से लोग उसके अंदर जुड़ाव जुड़ता है, तब तक कोई और मुद्दा आता है और उसमें वो भटक जाते हैं और वहां पे उनको ठहराव लेना चाहिए। जैसे बिहार के इलेक्शन के चुनाव था, अदिति तेजस्वी ने इतना वहां पे बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था जो हम लोगों के डेटा में भी दिख रहा था। आप एसआईआर के ऊपर क्यों चले गए? आपको लगा कि एसआईआर क्यों गया? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने पहले तेजस्वी को भी निपटाया, ममता को भी निपटाया। अब राहुल गांधी ने E20 का मसला भी जैसे उठा लिया है। मैं वहीं अभी आने जा रहा था, आपने रोका कि अब वो जा रहे हैं E20 पे। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज जंतर मंतर पे बच्चों ने दिया है उसको बीजेपी अपने लिए किस तरीके से वोट के रूप में कन्वर्ट किया, उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है और हम नहीं कर पाएंगे तो अब E20 की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर घटना से सीखने की और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि ताकि हमारा जो वोटर है वो हमारे साथ टिका रहे। और यहीं पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के बाद के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिखराव करती है। टीवी के आप देख लीजिए, तमिलनाडु में वो एक तरफा, एक तरीके, एक डिसीजन पे अपने आप को टिकाए रखा और सत्ता तक आ गया। एक नई यूथ पार्टी कही जो कि अपने किस तरीके से सत्ता को काबिज। तो सीखने की यहां से जरूरत है कि लोग चाहते क्या हैं। यदि 12-17% लोग चाह रहे हैं और तमिलनाडु, केरल और यहां के लोग चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। मेरा मानना है कि तब अभिजीत यदि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में रहेंगे तो वो भारतीय इतिहास का एक उदाहरण और जीत कराएंगे। यदि 12% लोग चाह रहे हैं यूथ तो अगला प्रधानमंत्री वही हो सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आपने एकदम बात करता हूं सर, किसी भी नए बच्चे को और यूथ उसको यदि 12% सपोर्ट कर रहा है तो देश का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। सर आप राहुल जी के लिए ऐसे क्यों? नहीं, राहुल गांधी के लिए, मैं अभिजीत जी के लिए बोल रहा हूं भाई। लेकिन राहुल जी उनसे डबल सुपर राहुल जी हैं और उनके पास पार्टी है। आप मतलब किसी चीज का कोई आधार होना चाहिए ना। ठीक है, कुछ लोगों ने सर्वे में बोल दिया होगा, लेकिन आधार होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, कैडर होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, टीवी को कितना मैंने उस तमिलनाडु में कितने जगह तो उसके पार्टी विजय क्या थे? विजय वहां के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, वो अभिनेता थे, उनके पीछे लाखों की फैन फॉलोइंग थी। इनको 25 दिन के आंदोलन के बाद टाइफाइड हो जाता है, पूरी टीम को बुखार हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा उसका अंतर समझिए सर, थोड़ा अतिरेक में आप ज्यादा बह गए सर। अच्छा एक बात बताइए, इनके फैन फॉलोअर कितने बढ़े अभिजीत के?
सर आप अभी वैसे आंकड़ा देखेंगे तो फैन दूसरी- फॉलोअर तो कम हुए ना, हम गलत मिलियंस डिस्कशन में जा रहे हैं। हाँ, वो- मैं ये कह रही हूँ कि एक तो मेरा कहना ये है कि जहां पर हमने बात शुरू की थी और जेंसी के अप्रोच की हमने बात की थी, वो अप्रोच जितनी जल्दी आपके साथ जुड़ता है उतनी जल्दी आपके साथ हट भी जाता है। और उस जेंसी के अप्रोच में कहीं भी ये नहीं है कि भाई वो अभिजीत दीपके को इतना ऊपर तक लेके जाना चाहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना ले। जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, हो सकता है उनका भी हाल आम आदमी पार्टी के जैसा हो जाए कि दिल्ली से सत्ता को आपने उस दिन दोबारा सर्वे करके तब का तब देखा जाएगा। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की कर ले, जहां चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग हो रही है और ये तंज में हो रही है। और आज हम ये जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको जेंसी के लिहाज से भी देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि जब हम इस तरह से किसी खबर को अप्रोच करते हैं तो वहां पर हमें देखने वाला जेंसी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। कल योगी जी ने कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। योगी ने अखिलेश यादव के राज को याद किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनकी आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो और जो शाम 7 बजे दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते हो, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र करने का वक्त कैसे मिलता है। आप पहले ये बयान सुने। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। अखिलेश यादव ने भी योगी को जवाब देने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीधे योगी को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए लिखा कि पीड़ित मां के साथ कैमरे पर बदजुबानी हुई, खुद का नहीं तो उन पद का तो सम्मान करें जिन पर आप बैठे हैं। ये ना परलोक की मां का सम्मान करना जानते हो, ना इस लोक की मां का। इन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में है। जाते हुए लोगों से क्या शिकवा और क्या शिकायत, ये बात अखिलेश यादव ने कही। अब मैं इसे जेंसी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लेकर आ रही हूं विजय जी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी मैं फिलहाल इस डिस्कशन से अलग करते हुए, ये वाली जो पीढ़ी है, मिलेनियल पीढ़ी, यही पीढ़ी कहलाएगी, है ना। तो ये जो पीढ़ी है, ये किस तरीके से इस युवा को अप्रोच कर पा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लड़ाई पर्सनल भी आ रही है। कोई कनेक्ट कर ही नहीं रहे और उनको कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं लगी। उनके पास अपना एक एजेंडा है, अपना सेट ऑफ द बॉक्स है पॉलिटिकल, उस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जी का जो पीडीए है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, उसमें पंडित जी भी आ गए हैं आजकल, कुछ और लोग भी आ गए हैं, लेकिन बॉक्स तो पीडीए वाला है। तो वो अखिलेश जी ने क्या किया, जेन एक्स पे क्या, जेन जी पे क्या बोला है, अभी कुछ बोला है या कोई काम लेकिन किया? शिक्षा के मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। क्या मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुद्दा उठाना, मुद्दा तो राहुल जी ने भी उठाया था, मुद्दा तो और पार्टियां भी उठा रही है, मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी भी उठा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उनका है वो नहीं उठा रहे आप। असली बात ये है, मैं ये बार बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जैन जी से, और जैन जी के लिए बहुत रिस्की है उनके लिए, क्योंकि वो तो सुनता नहीं है किसी की। उनको तो ऐसा वोटर चाहिए जो उनकी सुनता हो, उनकी मानता हो, उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तो अखिलेश जी के पास जाति वाला एक वोटर है, जाति का जो एजेंडा है उस पर चलना है, उस पर आसानी से चलिए, उसको समझाइए, उसको अपने बक्से में रखिए, उसमें जो भी जोड़ना चाहते हैं आप, धर्म जाति, वो सब जोड़ लीजिए। योगी जी को भी वही चाहिए, योगी जी को धर्म वाला चाहिए, तो उसमें वो कुछ कुछ अपना जोड़ते रहते हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। जैन जी को हैंडल करना इन लोगों ने अभी न तो ज़रूरी समझा है और न उनको समझ आया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर चिंता कर रहे हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आप क्लास में भाषण देने से नहीं होगा, आप उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हैं। और कनेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्ट करना चाह, वो कनेक्ट उसको समझ ही नहीं रहे, उसकी जो वेवलेंथ है ना वो डिफरेंट है। जैसे रेडियो में एफएम और वो होते थे ना, तो वैसा वाला मामला है कि एफएम वाले रेडियो पर हैं, अभी हम दूसरे वाले पर चल रहे हैं।
उसकी वेवलेंथ ही अलग है। तो हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी वेवलेंथ जैन जी की वेवलेंथ से नहीं मिल रही, इसलिए आप हर चीज़ पे सवाल खड़े करते हैं। इस सवाल खड़े करते हैं कि उनका लिंगो क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं, वो प्रदर्शन के बाद पार्टी कैसे करते हैं, वो जुबान क्या कर रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये नहीं है ना, वो आपको इस सब पर इशू पर देख ही नहीं रहे। वो आपसे साफ सवाल पूछते हैं और आपके पास साफ सवाल के जवाब नहीं है तो उस पर वो बात करते हैं, आपको या तो खारिज करते हैं। या उनकी सबसे अच्छी बात जो है, जो सर संचालक ने कहा कि वो ईमानदार है, इस ईमानदारी से कि वो आपको किसी रंग में, किसी बॉक्स में नहीं देख रहे। मीनाक्षी की एक बात पसंद है तो वो एक बात को पसंद कर लेंगे, दूसरी बात पसंद नहीं है तो दूसरी बात नहीं पसंद करेंगे। वो हमारी तरह से नहीं कि भाई अब ठीक है, अब इनकी 2 बातें मान लिए तो ये 2 बातें और मान लो। तो ये बड़ा फर्क है और उनको पॉलिटिकल लीडर्स को अभी ऐसी जनरेशन को हैंडल करने की आदत नहीं है। असली बात ये वो भी सीख रहे हैं, अब ये भी सीख रहे हैं। हाँ, ये भी सीख रहे हैं। अच्छा, बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने पर सपा प्रमुख को अवसरवादी और संकीर्ण जातिवादी करार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि पीडीए में पहले पी का मतलब पिछड़ा बताने वाले अखिलेश यादव अब राजनीतिक स्वार्थ के चलते पी की व्याख्या पंडित के रूप में कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों के बसपा से तेजी से जुड़ने से घबराए हुए हैं और सपा गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। तो सुमीर जी ये समझाएं कि ये मायावती का तो वोट बैंक ही ये रहा था, ब्राह्मणों को जोड़ना, उसके साथ आपका जाटव वोट जुड़ना, दलित वोट जुड़ना। अब इसमें समाजवादी पार्टी जिस ट्रैक पर चल रही है उसमें मायावती ने सबसे पहले बैरिकेड लगा दिया है। देखिए, मायावती को अगर देखें तो जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 2007 में, तब यह कहा गया कि भाई मायावती ने बहुत बेहतर सोशल इंजीनियरिंग किया था, पंडितों को भी जोड़ा, पंडित भी अपने साथ ब्राह्मण भी जोड़े, उन्होंने दलित जोड़े, जाटव थे, ठाकुरों का भी वोट मिला, समाज के हर वर्ग का मायावती को वोट मिला और मायावती का बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग रहा था। उसमें कहा गया कि सतीश चंद्र मिश्रा ने जो बड़ी भूमिका निभाई थी, लंबे समय तक एक ब्राह्मण चेहरा मायावती के साथ राज्यसभा के अंदर वो रहे थे। तो अब मायावती की राजनीति में अब कुछ भी नहीं बचा अगर आप देखे जाए तो। 2012 में अखिलेश यादव ने सरकार बनाई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, मायावती ने फील्ड की राजनीति, जमीन स्तर की राजनीति की, न मायावती ने अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिश की। किसी को आप पार्टी में लेते हो, निकाल देते हो। पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, फिर उनको पार्टी से निकाला, फिर उनके ससुर को निकाला, फिर दोनों को लिया, फिर बाद में ससुर को फिर निकाल दिया, कहा उनको कभी जिंदगी में पार्टी में दे लूंगी। आकाश आनंद को भी आपने कोई बहुत अभी जिम्मेदारी नहीं दी है। तो मायावती का भी दुर्भाग्य से रहा कि मायावती के जो इकलौते विधायक थे, अभी उनके 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। तो मायावती के पास राजनीतिक रूप से अब क्या बचा हुआ है? मायावती ने अपने वोटर जो खुद जाटव है सिर्फ उतना ही वोट बैंक बचा और वो इस चुनाव में वो भी मायावती के हाथ से निकल जाएगा। मायावती अब अखिलेश यादव के पीडीए पे उंगली उठा दे। मायावती को यह दर्द है कि भाई मेरा जो वोट बैंक था वो पूरा का पूरा वोट बैंक अखिलेश यादव ले गए और आज अखिलेश यादव के पास 37 लोकसभा सांसद है, मेरे पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। तो मायावती को यह परेशानी अखिलेश यादव की राजनीति से। अब वो उनके पीडीए में पी को पंडित के कारण नाराज हो, किसी और से नाराज हो, मायावती ने अपनी राजनीति में क्या मायावती को यह बात करना चाहिए ना। आप अखिलेश यादव और हमलावर होते रहे, इस आधार पर तो आप राजनीति में सर्वाइव करोगे नहीं। चुनाव आ रहे हैं, 6 AM पॉलिटिक्स पे भी बोलते हैं, 6 AM पॉलिटिक्स वर्सेस 12 PM पॉलिटिक्स। नहीं, मुझे लगता है कि अब ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तैयार होकर निकलते हैं, 7 बजे महफिल जमते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अखिलेश यादव का जो कार्यकाल रहा उसका वो जिक्र करके बता रहे थे कि भाई अगर आपको मुख्यमंत्री चाहिए, उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री चाहिए, तो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला चाहिए, जो खुद योगी आदित्यनाथ करते, कभी छुट्टी नहीं मनाते, पूरे समय उपलब्ध रहते। तो वो जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो 12 बजे सोकर उठता है वो आपकी क्या समस्या सुनेगा, जो 2 बजे तैयार होकर निकलता है और 7 बजे फिर महफिल जमाने बैठ जाता है। 4 घंटे का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को क्या देगा? तो जनता को, वोटरों को याद दिला रहा है कि अखिलेश यादव का कार्यकाल देखे और फिर योगी आदित्यनाथ का जो 10 साल का कार्यकाल है, 2017 से लेकर 27 तक का जब कार्यकाल पूरा होगा तो जनता ये देखेगी ना योगी ने क्या दिया है। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी का कार्यकाल अगर जनता देखेगी तो फिर अखिलेश कहीं भी दौड़ में नहीं है। ठीक है। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़ मार्ग पर बनाए गए मंच से सीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम को देखकर कांवड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। शिव भक्तों ने बोलबम और योगी के नारे भी लगाए। हर तरफ हर हर महादेव और योगी के नाम की गूंज भी थी। पूरी सड़क गुलाबी रंग की हो गई। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कहा वो भी सुने। उस समर्पण के, जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
बनी रहे, इस भाव के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक तो जेनजी की हमने खूब बात की है हर्षवर्धन जी, लेकिन एक बड़ा जो अम्ब्रेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है वो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है। नहीं, देखिए इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है कि हिंदुत्व की जो पहचान है, हिंदुत्व की जो ब्रांड आइडेंटिटी है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ टॉप पर चल रहे हैं और वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए प्रयागराज का कुंभ होता है तो फूल बरसाते हैं, कांवड़ियों पर नियमित तौर पर फूल बरसाते हैं और एक कहें कि पूरी सरकार ये दिखती है कि इस आयोजन के साथ किस तरह से लगी हुई, जैसे सारे धार्मिक आयोजन। बस एक बात जरूर मैं कहूँगा कि सरकार को इस बात का भी इंतजाम पक्के तौर पर करना चाहिए कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और कांवड़ियों से कोई दिक्कत ना हो। ये से और को दोनों लगाकर करें, क्योंकि जो कभी कभी उनकी वजह से दिक्कत होती है वो भी हिंदुत्व वाला ही होता है। तो इसको भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। और अच्छा है कि कई रूट्स बन गए हैं, कई जगह बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी कई जगह कांवड़ लेकर लोग जाते हैं। तो अधिकांशतः तो कांवड़ लेकर चलने वाले बड़े धर्म प्राण लोग होते हैं, धार्मिक भाव से चलते हैं, बहुत वो अद्भुत लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग कांवड़ यात्रा में जो अतिरेक पर आ जाते हैं, थोड़ा अराजक हो जाते हैं, थोड़ा गुंडागर्दी करने लगते हैं, तो उनका भी ध्यान सरकार को ही देना है, उनका भी प्रबंध सरकार को करना है। जैसे उनके लिए प्रबंध करिए वैसे उनका प्रबंध करिए। तो को और से और प्रबंध, इसका बड़ा ध्यान रखना है योगी जी। महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस की एक पोस्ट ने सियासी बहस तेज कर दी है। कांग्रेस की तरफ से किए गए इस पोस्ट में राहुल गांधी का 2 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो मैसेज है। पोस्ट देखते ही केंद्र सरकार को बड़ा अवसर नजर आया। परिसीमन बिल पर कांग्रेस को साथ लाने का उन्होंने हिंट देख लिया। बिना देर किए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए बयान भी जारी कर दिया। रिजिजू ने लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से आया हुआ एक पॉजिटिव मैसेज लगता है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को लेकर राहुल गांधी के विचारों में अब स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अब महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। रिजिजू ने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और कहा कि इस बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिजिजू को टैग करते हुए लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक पर 2023 में ही कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि 3 साल बाद भी ये लागू क्यों नहीं हुआ। आप उसे बेवजह परिसीमन बिल से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये बता दें कि मॉनसून सत्र का अब आखिरी हफ्ता है और ये सोमवार से शुरू हो रहा है। आज शनिवार का दिन है। एक दिन के बाद फिर 4 दिन की कार्यवाही ही अब बाकी है दोनों सदनों में। ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी, रिजिजू का ये पोस्ट और फिर इसके ऊपर आ रहे मैसेजेस, क्या परिसीमन बिल पर सरकार कोई बड़ी डील की तैयारी में है? क्या नेक्स्ट वीक में संसद में इस बिल पर कोई बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है? हम इस पर करते हैं चर्चा। और राहुल गांधी का पोस्ट का जो आशय मनोज जी निकालने की किरण रिजिजू जी कोशिश कर रहे थे, उस आशय को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्या महिला आरक्षण बिल पर तो पहले कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट दे चुकी थी, अब परिसीमन वाला खेल खेलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल पर साथ है या नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं है। नहीं रहने का कारण भी है, और रहती साथ में तो अभी तक ये बिल के लिए कोई इंतजार नहीं किया जाता कि स्पेशल सेशन ही बुलाकर हम करेंगे या अगले सेशन में करेंगे। मुझे लगता है कि अब सरकार भी रुकी रहेगी इस सेशन में जो अभी चल रहा है, तत्कालिक सेशन पे, कि उसको पता है कि जिस तरीके से अभी माहौल है और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से विरोधाभास है सरकार और विपक्ष के ऊपर, तो ऐसे में बिल लाना ठीक नहीं रहेगा। चूंकि पिछली बार सबने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से सरकार की बेइज्जती हुई है। यदि नहीं आप विधेयक पास करा पा रहे तो एक बेइज्जती ही थी और बड़ी बेइज्जती थी कि आपकी तैयारी कैसी। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी इस पर इंतजार करेगी। तमिलनाडु से भी एक मैसेज चल रहा है कि डीएमके के साथ को कैसे साधा जाए, चूंकि उनके भी कुछ क्वेरी है और उन्होंने भी अपने कुछ प्रश्न दिए जैसे मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार इस इंतजार में है कि किस तरीके से माहौल बनेगा, और होगा भी तो कभी भी एक स्पेशल सेशन बुलाकर इसको पास करा दिया जाएगा। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने पहले ही इस पर अपने कांग्रेस पार्टी ही कहिए कि अपना पूरी अपने उस तरह से ही क्लियर कर चुकी है कि भाई आप परिसीमन लाने क्या नए परिसीमन के साथ न जोड़े, ताकि उससे सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हो रहा उससे
विरोधाभास हमारे अंदर बढ़ेगा। सरकार समझाने में असफल रही है कि सीटों के बढ़ोतरी के बाद किस तरीके से सबको लाभ होगा। तो ये दोनों चीजें हैं कि एक सरकार समझाना नहीं चाह रही है या समझा नहीं पा रही है, और विपक्ष अगर, और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वाकई विपक्ष की भी मंशा है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो आप कर्नाटक में ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हैं, विजय जी गलत कह रही हूं तो टोक दीजिएगा, कर्नाटक में आप रिप्रेजेंटेशन दे देते सरकार में महिला को, क्या दे पाए? राजनीति सब एक ही तरीके से चलते हैं, सब लोग एक ही हमाम में हैं और वो सब लोग कर रहे हैं। राहुल जी भी बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि 3 साल पहले हमने समर्थन दे दिया, ये बात ठीक है। तो 3 साल पहले समर्थन दे दिया तो क्या बदल गया कांग्रेस का विचार? आज भी वो सरकार को कहते कि हम साथ में हैं सरकार के महिला बिल पर समर्थन में करने के लिए। मतलब कांग्रेस का पक्ष ये हो सकता है ना कि भाई आपने जब 3 साल पहले कहा तो आज भी तो वही होगा ना स्टैंड, ये आज बदल गया, ठीक है। और सरकार के पक्ष में भी जब सरकार ने बिल 3 साल पहले पास कर लिया तो उसमें बदलाव का ये जो रीथिंक प्रोसेस है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को, समझे कि भाई ये बिल जब पूरे आम सहमति से करीब करीब वो पास हो गया था बिल 2023 में मेरे ख्याल से, जब नई संसद भवन बनी, और तब तो सरकार ने स्पेशल सेशन बुला के किया था। तो उस समय उस बिल को पास कर लिया गया और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे लाना चाहिए था। तब सरकार ने कहा कि भाई अभी पता नहीं कि कब एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, तभी 2029 के लिए कह देते तो वो लागू हो जाता। लेकिन फिर कुछ लोग नाराज होंगे इस बात को। अब क्या है कि ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, अब ये परिसीमन हो गया, नहीं, ये पुरुष आरक्षण बिल है। हाँ, तो आप अगर महिलाओं के नाम पर पुरुष आरक्षण बिल करना चाहते हो तो सारी चीज़ों को ठीक से साफ साफ रखिए। इस बिल में कुछ नहीं किया गया। इस बिल में पुरुष सांसदों को, पुरुष राजनेताओं को कहा गया है कि भाई आपकी 543 सीट सुरक्षित है। ये बड़ा बदलाव इस बिल में है। इसके साथ ये ठीक है कि वो महिलाओं को सीट मिल रही है, वो तो पहले भी मिली रही थी, ठीक है। अब परिसीमन लाकर आपने एक नए उसके साथ एंगल के साथ जोड़ दिया, और मैं तो समझता हूँ कि परिसीमन होना ही चाहिए। कांग्रेस का जो भी रुख हो नहीं हो, परिसीमन होना चाहिए, हर सेंसस के साथ होना चाहिए। उस पर बहस हो रही है कि भाई 2011 पर कर रहे हैं, 2021 पर कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन तो होना ही चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था भी है और उस पर काम करना चाहिए। और कांग्रेस इस एक्सक्यूज के साथ नहीं चल सकती परिसीमन को लेकर। ये सरकार अपने तरीके से परिसीमन करेगी। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 60 साल तक उन्होंने परिसीमन अपने हिसाब से किया है, क्योंकि जो सरकार में रहता है वो परिसीमन को डिजाइन करता है, रीडिजाइन करता है। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा और एक ईमानदार कोशिश करनी चाहिए कि इस बिल, केवल ये कोशिश करते रहना कि नहीं देखिए विपक्षी दल हमारे बिल को पास नहीं करा रहे, इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिल पास कराना है तो उसकी तरफ से कोशिश कीजिए, उस तरह से कोशिश कीजिए। इस बीच पीएम मोदी का एक बयान आया है। पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश में एक बार फिर से महिलाओं को लेकर बात की और कहा कि अच्छा होगा कि देश की बेटियां और बढ़ चढ़कर आगे आएं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। अब ये जो महिलाओं को लेकर उन्होंने बात कही, और परिसीमन पर अलग से एक एक्सरसाइज चल रही है। परिसीमन पर तमिलनाडु में भी सियासत गरमाई हुई है। अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि दोपहर 3 बजे ही चेन्नई में सीएम विजय ने स्टेट के सभी सांसदों को बुलाया है। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु से बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। डीएमके को भी बुलाया गया है। डीएमके ने परिसीमन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का समर्थन करने के लिए शर्त रखी है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि वे परिसीमन पर होने वाली बैठक में तभी शामिल होंगे जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहले कावेरी नदी के पानी के बंटवारे और मेकेदातु प्रोजेक्ट पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। एक तरफ परिसीमन पर आज चेन्नई में बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। आज वो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में रहेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह परिसीमन बिल पर डीएमके को साथ लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में तस्वीर और साफ होगी।
तमिलनाडु के लीडर परिसीमन पर क्या रुख अपनाते हैं, ये भी जल्द स्पष्ट हो जाएगा। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन को लेकर डीएमके का क्या स्टैंड है, इस पर तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हर्षवर्धन जी, और एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से भी ये चर्चा हुई है कि उनका स्टैंड क्या है। लेकिन इस स्टैंड के बहाने वो टीवीके के साथ एक अपनी अलग राजनीति भी कर रहे हैं। परिसीमन को लेकर सरकार क्या वो एक मत बना पाई है, चाहे वो डीएमके हो, टीवीके हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, एक तो ये कि सरकार कोशिश कर रही है और उसको कोशिश करनी ही चाहिए। वैसे भी ये कोशिश नहीं भी हो तो भी सभी पार्टियों को परिसीमन पर एक मत होना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए, एकदम दुरुस्त बात है, क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन ये कोई सरकार का बिल नहीं है, ये कोई सरकार अपने लिए नहीं कुछ करने जा रही है। इसको अगर ये किसी को भ्रम है कि परिसीमन हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी तो ये सरकार, ये पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी, तो पहले की पार्टियां फिर परिसीमन करा लेती हैं, उसको टालती क्यों? या पहले की पार्टियां जिन्होंने परिसीमन कराया, क्या वो सत्ता में रही क्या? दूसरा, मैं विजय जी की इस बात से एकदम जिसको कहते हैं कतई असहमति दर्ज कराता हूं, जो उन्होंने कहा कि ये पुरुष आरक्षण बिल है, और मुझे लगता है कि इसी तरह का ट्विस्ट करके इसमें विभाजन करने की कोशिश हो रही है। पुरुष आरक्षण बिल कैसे है भाई? क्या उस पर महिलाएं नहीं लड़ सकती हैं? ऐसा कुछ है क्या? नियम कानून लगने वाला है कि जो 543 है उस पर महिलाएं नहीं लड़ सकती हैं? ये ठीक है कि जो सीटें जिनकी थी, चाहे वो जिस पार्टी का पुरुष सांसद रहा हो, उसको ये लगा कि अगर इसमें महिला आरक्षण हुआ तो हमारी सीट जाएगी, तो इसी वजह से तो इतने समय से नहीं हो पा रहा था। इस बार भी जब हुआ तो चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हम पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व के लिहाज से अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से यहां हम पहुंचे। और ये तो सबके एकमत होने का प्रश्न था, ये तो अच्छी स्थिति थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विन विन सिचुएशन है, कि आप महिलाओं को आरक्षण भी दे दें, पुरुषों की जो सीट है वहां महिलाएं अगर ताकतवर होंगी तो उनको कौन रोक लेगा। लेकिन चूंकि उसमें वही ताकतवर होंगी, जैसे उसमें डिम्पल जी ताकतवर होंगी, उसमें मीसा भारती ताकतवर होंगी, उसमें सुप्रिया सुले ताकतवर होंगी, उसमें कनी मोझी ताकतवर होंगी, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ताकतवर होंगी। ऐसे ताकतवर लोग, ताकतवर महिलाएं तो 543 क्या 5 जब होती है तो भी डिम्पल जी हो सकती है। 5 मतलब जब समाजवादी पार्टी जीती। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस पर कोई भी और चर्चा, ये सिर्फ राजनीतिक है। जरूरत है देश की कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से ये हो, और चूंकि कल भी मैंने कहा था, लगातार मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या जिस तरह से हो रही है, हो सकता है कि ये आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से अगले 50 सालों तक यही सीटें पर्याप्त हो जाएं। मतलब ये हो सकता है, ये आगे होगा तो वो तो जनगणना के लिहाज से होगा। और जहां तक रही डीएमके की बात, डीएमके को भी पता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने टीवीके को हाथ पकड़ लिया है, उसमें उनको अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और 50% सीट एकदम यूनिफॉर्म, इससे बढ़िया फॉर्मूला कोई हो नहीं सकता है। खबर पंजाब से। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अकाली और बीजेपी फिर से साथ आने वाले हैं। इस वक्त केंद्र सरकार को परिसीमन बिल पर साथियों की जरूरत है और लोकसभा में अकाली दल से सिर्फ एक सांसद है। सरकार के लिए एक एक सांसद का सपोर्ट भी कीमती है। मोदी से मिलने के बाद सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन पर बात की, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। पता यह लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं से सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर की बात हुई और अकाली दल ये चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आ जाएं। अगर ये हुआ तो अकाली दल फिर एनडीए का हिस्सा बनेगा, डिलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करेगा। पंजाब में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और पंजाब में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से टूटकर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। वैसे तो सभी की मुलाकात हुई है, लेकिन राघव चड्ढा की अलग से कुछ लंबी मुलाकात हुई है। आज सुबह ही उन्होंने पोस्ट करके मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब सबके साझे हैं, सारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी सीनियर लीडर उनको मिल सकता है। सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम रहे हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब के कोई अच्छे भले की बात करके आए होंगे। गठजोड़ असी कहने पंजाब वाले 117 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। पंजाब बीजेपी की तरफ से 117 सीटों पे अकेले लड़े। अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी चाहेंगे तो फिर तो, अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी तो हाई कमांड है, जो कहेंगे वो तो होगा ही होगा। अब ये जो अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, मनोज जी, बीजेपी के लिए
बादल साथ आए ये कितना जरूरी है, या बादल के लिए बीजेपी का साथ कितना जरूरी है? गाना अपने लिए बोले हैं कि बीजेपी के लिए बोले, पहले भी स्पष्ट हो जाए। चूंकि आज के डेट में देखें तो बीजेपी और उनके लिए सही बैठ रहा, लेकिन बहुत समय ऐसा है कि कांग्रेस वो साथ भी आए हैं बहुत सारे मुद्दे। हाँ, केजरीवाल जी बहुत सारे मुद्दों पे साथ आए हैं। तो नाना करते प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली का गठबंधन जितना आसान दिख रहा है वैसा है मैं नहीं। बीच में टोक रही हूँ, लेकिन सर आजकल वो जेंजी वाला इतना चल रहा है ना, ये लोग सिचुएशनशिप में रहते हैं। हाँ, तो ये चीज है। कारण क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब बंगाल के जीत के बाद उसके हौसले बढ़े हुए हैं राज्य के चुनाव को लेकर। और जहां तक पंजाब की बात है, और देखा जाए तो सबसे बड़े अमित शाह का एक मिशन है कि हमने इस बार जो नशा है उसके ऊपर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, जो ड्रग्स के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो पंजाब है, और वहां पे वो एक जीत इस बार लेकर आना चाह रहे हैं, चाहे अपने खुद की जीत हो या सहयोगियों के साथ मिलकर जीत हो। और उसके अंतर्गत वो आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी, यदि 85 सीटें मांग रहे हैं अकाली, मुझे चाहिए अब जो पुराना था इनका कि हम 85 पे लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उनको कम से कम आधे सीटों पे तो चुनाव लड़ना चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक बड़े सीटों के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसके लिए पंजाब में अपने आप को स्थापित करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। और इस बार जो शहरी वोटर हैं उनके अंदर बिखराव हुआ है। पंथियों की बात होती है कि पंथी आज के डेट में कहाँ पे हैं ये आगे सिचुएशन बताएगा, लेकिन पंजाब में एक चीज तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह का निगेटिव मैसेज नहीं आ रहा पब्लिक के बीच में, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज माना जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अभी भी पकड़ वहां पे ठीक है, लेकिन हंग असेंबली की बात अभी मुझसे पूछेगा तो मैं बताने की स्थिति में नहीं को हंग होगा, लेकिन शायद उसी की तरफ बढ़ रहा है यदि अलायंस नहीं होता। ये तस्वीर जो अब हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राघव चड्ढा से मुलाकात हुई और अलग से बातचीत हुई और लंबी बातचीत हुई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए यंग लीडर हैं समीर जी, पढ़े लिखे हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं राघव चड्ढा, और बहुत अच्छा बोलते हैं। पार्लियामेंट में तो उन्होंने जब भी बोला और अच्छा बिल्कुल पार्लियामेंट में जनता से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए और उसी बात का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जीएसटी का मुद्दा बिल्कुल हुआ हो, और जो वर्कर्स है, जो डिलीवरी बॉयज जो करते हैं, उनका मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दों को राघव चड्ढा ने उठाया। और मुझे लग रहा है कि युवा है, अच्छा चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में क्या उन्हें लिया जाएगा, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो संगठन के भी व्यक्ति रहे। और पंजाब में, दिल्ली में भी दिया, अभी टीम जारी होना है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की टीम में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का जब कैबिनेट विस्तार होगा तो क्या कैबिनेट में उनको लिया जाएगा। पंजाब के चुनाव है, तो पंजाब के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिम्मेदारी मिलेगी, या तो संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, या प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में आएंगे, या कोई उन्हें कोई और काम दिया जाएगा, कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तय है कि राघव चड्ढा को कुछ मिलना है, अब क्या मिलना है ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि चुनाव के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। अब दिल्ली से भी तो अगर आप देखेंगे तो हालांकि राघव चड्ढा दिल्ली में ज़्यादा रहते, लेकिन राज्यसभा तो पंजाब से, तो पंजाब के कोटे से वो मंत्री बनेंगे। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के कोटे में उनको लिया जाएगा, भले ही वो दिल्ली में रहते हो। राज्यसभा सांसद तो पंजाब के, तो पंजाब से लिया जाएगा। सुखबीर बादल को लेकर मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चन्नी कांग्रेस का खेल खराब कर रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का अकाल तख्त को लेकर जो विवाद चल रहा है, उससे आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार हम बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे सबसे पुराने अलायंस रहे हैं अकाली दल, अगर उनके साथ हम आ जाते हैं, वो हमारे साथ आ जाते हैं, तो एक एडिशनली जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले की दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है उनको लग रहा है कि भाई इनको लेकर हमको एक बेहतर पोजीशन में आए, तो बातचीत हो रही होगी। अकाली दल भी इस स्थिति में चला गया है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के वो कुछ कर नहीं सकता, वो आम आदमी पार्टी के साथ जा नहीं सकते, कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, अकेले उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो अपने ही अपने सारों को एक साथ रख ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक इस तस्वीर पर बहुत क्विक कमेंट हर्षवर्धन जी, मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों की तस्वीरें देख रही हूँ, जिसमें राघव चड्ढा अभी आए, शायनी घोष जो है तो दल अलग, लेकिन इधर एनडीए का ही आप मानिए, और तेजस्वी सूर्या जो उनके अपने हैं ही, इनके पास यंग डायनामिक चेहरे अब एकत्रित होते चले जा रहे हैं। हम जेंसी के क्योंकि हम अप्रोच कर रहे थे, तो उस लिहाज से इन तीन चेहरों की मैंने बात की। नहीं, इस लिहाज से तेजस्वी सूर्या हैं और
देश के हर हिस्से में भाजपा के पास नौजवानों की बड़ी फौज है, बड़े उसके शानदार नेता हैं, सदन में भी उसके अच्छे नेता हैं। तो कोई राघव चड्ढा और सायोनी घोष के आने से कोई जनजी में रीच हो गई हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा ये अच्छा है कि केजरीवाल जी के ब्लू आइड बॉय विवाह पूर्व राघव चड्ढा, वो विवाहोपरांत मोदी जी के ब्लू आइड बॉय हो गए। लोकसभा चुनाव पूर्व ममता जी की ब्लू आइड गर्ल सायोनी घोष, वो अब मोदी जी की हो गई। तो ये बड़ा सुंदर है, राजनीतिक तौर पर ये इससे अद्भुत हो नहीं सकता है। और जहां तक रही मुद्दे उठाने की बात, तो ठीक है, राघव मुद्दे उठा रहे थे, वो कहते हैं कि उसी वजह से उनको हटाया गया, लेकिन अब अपनी ऊर्जा का उपयोग वो करेंगे। और जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो जब कोई बाहर से आता है तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है, तुरंत आया होता है तो बढ़िया दिखता है ना, तो उनकी भूमिका भी बेहतर हो सकती है, बड़ी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बात नहीं मानता हूं कि इनके आने से कोई जनजी में रीच हो जाएगी। इतनी रीच होती तो अपनी पार्टी को ना बढ़िया बना के आए होते। ये भी तो सवाल है ना। बिल्कुल। बात महाराष्ट्र की भी हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और माना यह जा रहा है कि उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो सकती है। कल एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी से टूट कर आए सांसद भी साथ में थे। ऐसे में आज अमित शाह से मुलाकात की खबरों से हलचल बढ़ गई है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। प्रशांत किशोर के साथ सुनेत्रा पवार की मुलाकात करीब 5 घंटे तक चली। कल सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी के सांसदों ने मोदी से मुलाकात की थी और इसके ठीक बाद पीके के साथ सुनेत्रा की मुलाकात से बीजेपी आला कमान के कान खड़े हो गए। खबर यह है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस मीटिंग से खुश नहीं है। बहुत सारी मुलाकात एक के बाद एक हो रही है। इन मुलाकातों के पीछे की कहानी क्या है, ये समीर जी आप बताएंगे। देखिए, सुनीता पवार की जो मुलाकात है उसके पीछे पार्थ पवार की बड़ी भूमिका है। पार्थ पवार जब प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय प्रशांत किशोर को उन्होंने बधाई दी। जब चुनाव जीते तो पार्थ पवार ने सबसे पहला फोन प्रशांत किशोर को बधाई का देने का किया था। और मुझे लग रहा है कि पार्थ पवार को लग रहा हो कि डिजाइन बॉक्स को उन्होंने हटा दिया जो उनके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख रहा था। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा कि एकनाथ शिंदे बहुत प्रभावशाली नेता बनकर उभरे उसके अंदर, अब अजित पवार नहीं है उनके लिए, तो अब उनको राजनीतिक समझ देने के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए कि भाई लोकसभा चुनाव आएंगे 2029 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे सर्वाइव करना है। सुनीता पवार अभी राजनीतिक रूप से वो परिपक्वता नहीं है, बेटे के अंदर भी नहीं है, तो उन्हें लग रहा होगा कि हमें सलाह देने वाला रहे। तो हो सकता है कि उन्होंने प्रशांत किशोर से बात की हो, प्रशांत किशोर उन्होंने राजनीति के बारे में कुछ बताया होगा, लंबी बैठ के चली है। लेकिन जो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को हरा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराकर जो विधायक बने, तत्काल सुनीता पवार से मिल रहे हैं। और ये सब जानने के बाद भी अगर सुनीता पवार ने उनको बुलाया अपने आधिकारिक बंगले पर, 5 घंटे उनकी जो बैठकें हुई उसमें उनका बेटा भी शामिल था, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असर करने वाला होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुनीता पवार को एनडीए छोड़कर कहीं चली जाएंगी। और जो सीएम की गृह मंत्री से मुलाकात हुई, नहीं, अमित शाह से तो देखिए, अब देवेंद्र फडणवीस तो मिलेंगे ना। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े लीडर है, वहां कर मुख्यमंत्री है। जब भी अमित शाह जी अगर महाराष्ट्र में जाते हैं, नया ऑपरेशन होने वाला है। अब मुझे इसकी संभावना कंटिन्यूटी में एक ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, देखो, ऑपरेशन के मोड में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है, एकनाथ शिंदे हमेशा रहते हैं, लेकिन अब बचा क्या है? ले देखे शरद पवार की पार्टी बची है। अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इस पर चर्चा हो रही है कि शरद पवार को कैसे लेकर आया जाए। परिसीमन बिल आ रहा है, क्या शरद पवार उसमें भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे? क्या शरद पवार के जो सांसद है वो इस स्थिति में कि वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए या एकनाथ शिंदे के साथ चले जाए, ये अभी इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल मुझे कोई बड़ी राजनीतिक टूट होगी इसकी संभावना महाराष्ट्र के अंदर नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में तो कांग्रेस के विधायक और सांसद भी टूट सकते हैं कहने के लिए, तो ये चलता रहेगा। अब 2-2.5 साल बाद चुनाव है, उसके पहले तो अभी हमें और नई पार्टियां दिखेंगी, नई टूट दिखेंगी, ये राजनीति चलती रहेगी। लेकिन अमित शाह जी का एकनाथ शिंदे का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना एक सामान्य नई मुलाकात के रूप में इसको देखा जा सकता है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखेगा। अब इसको इस रूप में समझ देखिए, कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये हो सकता है कि कैबिनेट में कोई परिवर्तन होने वाला हो, कुछ नए मंत्री बनने वाले हो, जो उद्धव ठाकरे के सांसद आए वो मंत्री बनने की बात हो। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए सीएम धामी से मदद मांगी है। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा और उसमें मुख्यमंत्री को टैग भी किया कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने में उन्हें दिक्कतें आ रही है। ऋषभ पंत ने कहा कि मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहता हूं और मुझे इसके लिए अच्छी और बड़ी जमीन नहीं मिल रही है जहां मैं रह सकूं। मैं अपने उत्तराखंड से बेहद प्यार करता हूं।
सीएम धामी ने पंत को जवाब देते हुए लिखा कि ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि वो जल्द आपसे संपर्क कर हर संभव सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि ऋषभ पंत फिलहाल भारतीय टीम के साथ टेस्ट सीरीज के तहत श्रीलंका दौरे पर हैं। श्रीलंका दौरे पर उन्हें उत्तराखंड में जमीन का ख्याल आया और उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग किया। मुख्यमंत्री ने भी तुरंत जवाब दिया, अब जमीन में कोई अड़चन भी नहीं आएगी हर्षवर्धन जी, ये बात तो तय है। गुजारिश और ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती है अगर निवेदन किसी सेलिब्रिटी का हो, स्टार का हो। नहीं देखिए, पता नहीं वो अचानक कौन सी अवस्था रही होगी ऋषभ पंत जी की कि जो उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऐसे टैग करके लिखना पड़ा। लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि अगर उनको कोई ज़मीन उमीन खरीदनी उरीदनी है तो उनके पास धन धान्य की कमी तो है नहीं, क्रिकेटर वगैरह तो बड़े पैसे वाले होते हैं, तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा, अगर सरकार तो अपने पैसे से नहीं, मैं वही अड़चने हैं जो ना, अच्छा, किसी को पैसे देके खरीदने में कोई अड़चन आती है क्या? इसको समझिए जरा, ये इस विषय को इतना सामान्य मत समझिए मीनाक्षी जी। अगर अपना पैसा देके खरीदना है तो कोई अड़चन ऋषभ पंत जी को नहीं आएगी, मिल जाएगी ज़मीन, खरीद लेंगे। सब खरीद ही रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कि क्या सरकार ने उनको कोई वादा किया था जो नहीं निभाया? तो ऐसा उसकी पोस्ट के जो भाषा है उससे नहीं लग रहा है। नहीं निभाया तो क्या वो सरकार पर अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का दबाव बनाकर और सार्वजनिक तौर पर ये कह के वो सोच रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो थोड़ा दबाव बन जाए, उत्तराखंड का बच्चा है, अरे भाई ये थोड़ा ना समझ में आने वाली बात है। और ठीक है, दबाव बन गया, धामी जी ने लिख भी दिया कि भाई हो जाएगा, मेरे ऑफिस से फोन चला जाएगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी ये सेलिब्रिटी लोग होते हैं, अच्छा उसमें लिखा है उत्तराखंड की सेवा करना चाह रहा हूं, तो भाई क्या जमीन नहीं मिलेगी तो सेवा ही नहीं कर पाओगे? और अभी तक कौन सा कितने बच्चों को मदद कर दी है, कितने लोगों को लेके गए हैं, कितने लोगों को क्रिकेट में लेके गए, कितने लोगों को दूसरी जगहों पर मदद करा दी। मुझे लगता है ये सामान्य अपने निजी हित का मसला है। भैया करियर बहुत लंबा नहीं होता है, चलो जब खत्म होगा तो बढ़िया जमीन होनी चाहिए, अच्छी एकेडमी खुल जानी चाहिए, पैसे देने वाले लोग आ जाएंगे। सही समय पर सही चोट कर दिए। आइए अगली खबर बताते हैं दर्शकों को। अगली खबर उत्तराखंड की ही है, जहां अगले साल चुनाव है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में है। उत्तराखंड में पिछली बार दो बार से विधानसभा चुनाव में क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार रही है और कांग्रेस पार्टी ने अभी से कमर तो कसी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर भी हैं। थोड़ी देर पहले खड़गे के कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप में जोश भरने की कोशिश की। खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट किया। कहा कि हम डरते नहीं हैं, सरकार संसद में बहस से भाग रही है। तो मैं ये कहूंगा, देखो कोई आज डरने वाला नहीं है। मोदी जी आपको भी नहीं डरेंगे, तुम्हारे लाठी चलाने वाले शाह को भी नहीं डरेंगे। मैं ये पूछता हूं, अगर तुम सच हो तो पार्लियामेंट में आकर आप क्यों बहस नहीं करना चाहते? हम आपको डिबेट मांग रहे हैं, हम आप दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे आओ, कैसा ये गड़बड़ हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, हमको बताओ। इस पे बहस होगी, हम मिलकर बहस करेंगे, क्या गलतियां हम बताएंगे। अगर तुम चाहते तो सदन चलता था। सदन को बंद करने में अगर किसी का हाथ है वो बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, शाह का हाथ है, हम लोगों का कुछ नहीं। बहादुरी की बात करते हो, मेरी 56 इंच की छाती है बोलते हो। अब भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती कहाँ गई? सुकुड़ गई, क्या बोलते उसको, सुकुड़ गई, कहाँ गई? आके आपके विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात नहीं कर सकते। हम आपको कुछ और मांग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने सुनी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड में चुनौतियां क्या क्या है और
अब 2 साल से लगातार मनोज जी जो पार्टी सत्ता से बाहर 2 टेन्योर से लगातार सत्ता से बाहर रही हो, अब जब वो वापस आने की कोशिश कर रही है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां पर पार्टी बहुत संगठित अभी उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रही है, उसमें नई जान फूंकनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना ये क्या इशारा देता है? जो उन्होंने मंच से संबोधन दिया, क्या उससे जान आएगी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में? मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेगा, लेकिन जो वोटर है आज के डेट में अपने इशूज को सबसे ऊपर रखता है कि हमारे उत्तराखंड में क्या समस्याएं हैं, सरकार में किस तरीके से करप्शन है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग परेशान हैं। इन सब मुद्दों से अभी ये जो आपका दिखा उसमें मुझे लगता है कि ये अभाव है। हाँ, ये कहूँगा कि जो जंतर मंतर के साथ संदेश कांग्रेस का था उसको बढ़ाने का काम इन्होंने उत्तराखंड में किया है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति जो सोच है और भारतीय कांग्रेस की जो अपनी रणनीति है उसके अंतर्गत उसे लगता है कि उत्तराखंड में चूंकि पिछले 10 सालों से सरकार है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी दिखेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा चूंकि 6.5 साल से वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी हैं, तो उनका उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं दिख रही है, तो इसमें वो इनकैश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हो ही जाएगा। जैसे राजनीति में समझा जाता है कि सामने वाला जो सत्ता में है वो कमजोर होता है, विपक्ष हमेशा मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं खड़गे जी इस चीज को मिस कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पे आंदोलन के रूप में भाग लिया जैनजी के साथ, उस मैसेज को इन्होंने उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि पूरा भाषण अभी नहीं देखा हूं मैं और नहीं सुना हूं तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि इनके भाषणों में कमी है। जोश जहां तक कांग्रेस की भरने की बात आ रही है तो कांग्रेस को पहले वहां संगठित कर लें, इसके बाद जोश भरे और कम से कम इतना तो कर लें कि भाई वहां पे जो 70 सीटें वहां पे हमें कैंडिडेट तो मिल जाए एक अच्छा, जिससे हम चुनाव लड़े। तो कांग्रेस को चुनौती इतनी बड़ी है विजय जी कि अभी अगर कैंडिडेट की भी बात करें, संगठन उतना ताकतवर नहीं दिख रहा। देखिए, उत्तराखंड ऐसी स्टेट है जहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। यदि अगले साल जो 7 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड ही एक ऐसा है जहां पर उम्मीद वो कर सकती है, लेकिन क्या वहां पर कोई लीडरशिप तैयार हुई है, नई लीडरशिप तैयार हुई है जो हरीश रावत साहब के अलावा और कोई नए लोग तैयार हुए हैं? ज़्यादातर जो पुराने लोग थे वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में आई गए, सरकार में भी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग। तो क्या पार्टी की कोई एक बिल्कुल नई पैकेजिंग के साथ, नए ब्रांड के साथ, नए आइडिया के साथ कांग्रेस को वहाँ पर आना पड़ेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर वहाँ पर है। जैसे और राज्यों में उनकी स्थिति खराब है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, उससे बेहतर स्थिति में उत्तराखंड में है। और दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा दल उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा, यूकेडी है ना जी, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा दल वहाँ पर नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अब इस बार उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो एक सीधा चुनाव वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में है। तो क्या वो वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है रीब्रांडिंग की वहाँ पर उनको ज़रूरत है ज़्यादा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड गए ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो मुझे लगता है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष वो गणेश गोंदियाल से ही मिले होंगे। अगर वो भी नई टीम से मिलना शुरू करते तो 3 दिन उनको तो उत्तराखंड में ही बैठना पड़ता। अब टीम डिक्लेयर की इन्होंने, आप क्या टीम डिक्लेयर की? 24 उपाध्यक्ष किए, 36 महासचिव और 107 सचिव डिक्लेयर किए। इतना छोटा प्रदेश है और इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रदेश की टीम आप डिक्लेयर कर रहे हो। वहाँ पर कुमारी शैलजा और जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर गणेश गोंदियाल, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है टीम बनाने को लेकर। 8-9 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम घोषित कर पा रहा है, वो अपने हिसाब से टीम घोषित नहीं कर पा रहा है। 1 महीने पहले वो कहता है कि मेरी टीम बहुत छोटी होने वाली है, बहुत सक्रिय टीम रहने वाली है। कल जब उत्तराखंड की टीम जारी की तो आप 24 उपाध्यक्ष बना देते हो, 36 जनरल सेक्रेटरी बना देते हो और 107 सचिव बना देते हो। इतने छोटे राज्य में इतनी बड़ी टीम आप बना रहे हो, तो आप सभी नेता आपके यहाँ बन गए, तो कार्यकर्ता कौन बचा? मुझे लगता है जितने पार्टी के वहाँ सदस्य होंगे सबको आपने कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी है। तो ये देखना चाहिए राहुल गांधी को। हरीश रावत वहाँ पर बहुत लंबे समय से एक्टिव नहीं है, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लंबे समय पार्टी के नेता रहे, पुराने लोग चले गए, जो पार्टी के अंदर है वो निष्क्रिय है। गणेश गोंदियाल को बहुत हाथ में आपने ताकत दी नहीं है, तो राजनीति अब वहाँ कैसे करोगे, देखने वाली बात होगी। पार्टी वहाँ पर भी आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, आपस में नेताओं में वहाँ पर जिस तरीके से सत्ता संघर्ष हो रहा है, क्या ये पार्टी वहाँ मिलकर चुनाव लड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब राहुल गांधी सिर्फ एक गूंज का कार्यक्रम करके आ जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम करके आते हैं, इससे पार्टी वहाँ मजबूत नहीं होगी। आपको जमीन स्तर पर काम जो कहना चाह रहे हैं कि मंच पर खड़े होने वाले नेता ज्यादा हो जाएं और नीचे कार्यकर्ता कम रह जाएं, तो ऐसे तो पार्टी जीत नहीं सकती। नहीं, मतलब इसको ऐसे भी समझे कि उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13। अब गिनती कितनी आपने बता दी, मैं तो गुणा कर रहा 13 7 91 सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के वही हैं। उत्तराखंड 170 की टीम है।
अब 170 मतलब ये हुआ कि 13 के लिहाज से 13 दहमा 130 होता है, और मतलब हर जिले में 15-15 पदाधिकारी हैं प्रदेश के। इनको तो फिर भी सर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अच्छे हैं। हो सकता है ना, पर्सनल कांटेक्ट भी तो हो सकता है उससे, घर घर जाके इतने लोग मिले। हाँ ये ठीक है, इस लिहाज से मुलाकात की बात करेंगे। बात पश्चिम बंगाल की होगी। उत्तराखंड की चर्चा हो गई। पश्चिम बंगाल, आज टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल 2 सांसदों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। सांसद अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान शुभेंदु अधिकारी से मिले। दोनों सांसदों ने एफआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर बात की। अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान ने सीएम से कहा कि जिन लोगों को जानकारी का अभाव है उन्हें भी ट्रिब्यूनल में अपील की सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के मुद्दे पर भी शुभेंदु अधिकारी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले कल एनसीपीआई सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। इसमें भी 3 मुस्लिम सांसद शामिल थे। टीएमसी के बागी सांसद सायनी घोष ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की और इसे यादगार लम्हा बताया। और फिर जो म्यूजिक डाला आप सुने, दंगल दंगल। मैं तो सर गानों की लिरिक्स पे जा रही हूँ। ये हर्षवर्धन जी, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। देखिए अब क्या ही कहें, सायोनी जी फिल्म वाली इंडस्ट्री से आई हैं तो ये सब अच्छा लगता है। रील में गाने डाल ही देना चाहिए, राजनीतिक सयानी हो गई, रीच और थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब दृश्य देखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन असली बात क्या है कि जिसके लिए हो रहा है ये, क्या वो परिसीमन बिल पारित हो पाएगा? क्या बंगाल में जो लोग कल तक तृणमूल में थे आज यहाँ आ गए हैं तो उस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे? ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर रील वगैरह तो सायनी जी की वो रील भी बड़ी वायरल हुई थी जो उन्होंने पार्लियामेंट में बारिश के वक्त किया था। नहीं अर्जी, बड़ा सायनी राजनीतिक रूप से सयानी हो गई है, वो समझ गई है। नहीं सयानी हो नहीं गई समीर जी, ऐतराज है मेरा। सयानी ही थी इसीलिए सायोनी थी। समझ गए वो राजनीति का लाभ कहाँ मिलने वाला है, तो वो समझ रही है। जिस तरीके से वीडियो उन्होंने डाला है और चर्चा की है, अब वो पुराने मुझे लगता है वीडियो डिलीट किए कि अभी उनके है सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिस तरीके से उन्होंने पहले। नहीं, उससे लाभ ये होता है कि वो वीडियो से वो वाले अपील हो जाएंगे, नए वाले से ये वाले अपील हो जाएंगे। वक्त रहता नहीं एक जगह टिक कर। राष्ट्र सेवा के लिए जो लोग लगे हुए हैं उस पर आप इस तरह की तंज करते रहते, कहाँ किसने तंज किया सर? राघव चड्ढा भी, जैसे आम आदमी पार्टी ने उनको राष्ट्र के मुद्दों को उठाने नहीं दिया तो वो इतनी बड़े जोखिम लेकर बीजेपी में आ गए। सायोनी जी भी इसी तरह से, वहां पर उनको मौका नहीं मिल रहा था। ममता जी जो राष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दे सकती, तो वो भी एक बड़ा जोखिम लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आई है। राष्ट्र सेवा हमारे राजनेताओं का प्रथम मंत्र है, आप ये मानते नहीं है? कोई बड़ी भूमिका हो सकती है सायनी घोष की। और अब तो 2047 में विकसित भारत बनाना है सर। देखिए राघव चड्ढा पे तो आपने इतनी बात की, मैं कह रही हूँ सायनी घोष की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, तो इस पर आपने बता हो सकती है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले वो अब शिवलिंग पर उनका जो पोस्ट थी उसको भूल गए होंगे, जिसको उन्होंने कहा था कि वो तो हमारा था। सायनी घोष को मुझे लगता है कि महिला मोर्चा में जिम्मेदारी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में मुझे लगता नहीं कि मोदी की कैबिनेट, वो तो मंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं आप, उनको महिला संगठन में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, वो भले ही कोशिश करें, सरकार में तो नहीं देखेंगे। संगठन में मुझे लगता है महिला मोर्चा में कोई जिम्मेदारी संगठन में देने से बचना चाहिए। ममता जी ने इनको तुरंत अध्यक्ष बनाया था और तुरंत इधर चली आई, तो बहुत तेज पार्टी शिफ्ट कर दी। सरकार में देने में कोई आपत्ति के साथ ही ममता बाहर हो गई। वैसे भी सरकार में देना ज्यादा बेहतर है क्योंकि संगठन तो विचार के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात होगी। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच डिफेंस डील फाइनल हो गई है। सऊदी अरब के मक्का शहर में तीनों देशों के बीच डील पर साइन हो गई। इस डील के बाद किसी एक मेंबर देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। वहीं ईरान का भी इस डील पर रिएक्शन आया। ईरान ने यह साफ कहा है कि कागज के टुकड़े से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। अमेरिका हमला अगर करता है तो इस बीच ईरान लगातार सऊदी में भी अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाता रहा है। तो कागज का टुकड़ा है क्या ये एक बड़े खतरे की घंटी है जो ईरान एक इशारा कर रहा है। इस पर चर्चा हम करते हैं। विजय जी, मुस्लिम ब्रदरहुड, एक पाकिस्तान भी तो मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा था, एक ब्रदरहुड डोनाल्ड ट्रंप भी करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की कोशिशें लगातार अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से होती रही। एक ज़माने में OIC जो चलता था
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो भी आज बेमायने हो गई। ये तो सारा जो युद्ध हो रहा है वो तो सारे इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, वही लड़ रहे हैं आपस में। और तुर्की, पाकिस्तान और इस सब की बात की है तो पाकिस्तान ने तो बड़ी अभी मदद की है ईरान की, जब वो अमेरिका बार बार जा रहे थे जी, तो उस दौरान उन्होंने ईरान की मदद की ही होगी लगातार। ये जो लेकिन ब्रदरहुड वाली हम बात कर रहे हैं, ईरान के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? कोई खतरा कोई नहीं, खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये भले ही ये कोशिश करें, ये ऐसी एक्सरसाइज ऐसे ही चलती भाई रहती। इसको यूं भी समझें, थोड़ा संदर्भ के साथ समझें तो और समझ में आएगा। अगर अमेरिका के साथ सऊदी अरब की जो संधि है, जो उसका पैक्ट है, जो उसके बेसेज हैं, जो मिलिट्री और नेवल, वो नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर क्या खा के पाकिस्तान और तुर्की बचाएंगे? ठीक। मुझे लगता है कि तीनों के अपने अपने हित हैं, उसके लिहाज से उन्होंने एक डील की है और वो उसको। वैसे पाकिस्तान से ईरान का बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है जब से पाकिस्तान ये सोचेगा ना कि भाई भारत से मुझे बचाने के लिए, कम से कम मैं तो बचा नहीं सकता अपने आप को, तो थोड़ी बहुत हाथ तुर्की लगा दे, सऊदी अरब लगा दे, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि वो किसी के साथ भी डील कर ले, भारत से तो कोई नहीं बचा सकता। तुर्की ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी अपना सब कुछ दिया ही था, लेकिन क्या हुआ? मटिया मेट हो गया। तो मुझे नहीं लगता ये भारत के संदर्भ में तो किसी काम का है ही नहीं किसी क्योंकि ना तो सऊदी अरब ना तुर्की है, भारत के लिए वो बात भी नहीं है। और जहां तक रही ईरान की बात, तो ईरान तो वैसे ही इस वक्त मतलब जिसको कहते हैं कि हम ईरान जब मार रहा था तो सऊदी अरब पाकिस्तान से बोल रहा था अपने सैनिक भेजो, पाकिस्तान ने भेजे क्या ईरान के खिलाफ? कहां भेजे उसको बचाने के लिए? उस समय भी उसकी पिटाई कर रहा था ईरान। तो मुझे लगता है कि कोई कागज में जरूर डील कर लिया, आपस में इनके बीच में कोई समझौता नहीं होगा। बात नहीं, ये ऐसा चलता रहता नहीं, इससे थोड़ा आ जाएगा। वो अंताक्षरी वाला पाकिस्तान को कुछ मिल जाएगा, पाकिस्तान को कुछ मिल जाएगा। और पाकिस्तान से ईरान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। सऊदी अरब पैसे नहीं मांगेगा अभी, बस इतना है, कुछ समय के लिए मांगना दूर, हो सकता है कुछ मिल जाएगा। ठीक। इधर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। इसमें भारत, चीन समेत 5 देश शामिल हैं। 100% तक का टैरिफ जो अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया। अब इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर वहां भी बिल पास हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार भी मिल जाएगा कि वे रूसी सामान के आयात पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी, अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी है, जिसे अमेरिका में ही सदन में एक सांसद की तरफ से यह कहा गया। एक तरफ तो आप भारत को नजदीक लाने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि कहीं वो चीन के, रशिया के नजदीक ना चला जाए, और फिर आप उसके ऊपर इतना टैरिफ लगाते हैं कि अपने आप ही उसे चीन और रशिया के पास ही जाना पड़ेगा। ये आईना दिखाने का काम अमेरिकी सांसद ने ही अमेरिका को किया है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को जब अमेरिका ही सीरियस नहीं ले रहा तो हम लोग सीरियस ले ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी कठिनाई है। लेकिन सर टैरिफ तो लगाने की तैयारी कर ही ली है ना उन्होंने, मंजूर कर दिया। इससे ज्यादा सीरियस क्या हो सकता है? नहीं, सीरियस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सेनेट ही सबसे मुश्किल जगह थी। देखिए पिछले टैरिफ में भी हुआ था, यदि भारत को नुकसान हो रहा था तो उससे अमेरिका बचा नहीं, आम आदमी का विरोध वहां पे बढ़ा। चूंकि बहुत सारे ऐसे खाने की सामग्री वहां जाती है, हमारी निर्भरता उस पे है कि हम तेल के लिए भी उसके पास जाते हैं और विश्व संजीत के लिए भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें हैं जो अमेरिका को झेलना पड़ेगा। आज के डेट में ईरान के साथ उनका जिस तरीके से डेली समझौते होते हैं और डेली हमले होते हैं, ये सब भी सोचने की बात है। लेकिन तो ये तरीका ठीक नहीं है अमेरिका का। बहुत क्विक कमेंट सर इस पे, बहुत क्विक कमेंट कि वहां के सांसद ही आपको समझा रहे हैं कि आप चीन को, भारत को नजदीक लाना चाह रहे हैं। नहीं, ट्रम्प बोलिए। ट्रम्प की पॉलिसी सचमुच थोड़ा सा जिसको कहें कि कभी इधर कभी उधर ये चलने वाली है, और चूंकि सेनेट से मंजूरी मिल गई है तो सीरियस तो हमको इसको लेना ही पड़ेगा। और वो 100% टैरिफ लगा रहे हैं, इसका 2 मतलब है। एक तो ये कि भारत ने रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट कभी बंद नहीं किया, ये उनको परेशान करता है। जो भारत में कई बार होता है कि मोदी डर गए, देश डर गया, तो ऐसा होता नहीं। दूसरा, जो ट्रेड डील भारत के साथ हो करना चाह रहे हैं, जो जिसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, उसमें अमेरिकी शर्तें भारत मानने को तैयार नहीं है। वो ये सोचते हैं कि इस टैरिफ से और इन सब से हम भारत को दबा पाएंगे। लेकिन अभी का जो एक संदर्भ है, एक तो पहले वाला था टैरिफ वाला, जिसके खिलाफ वहां की कोर्ट ने कह दिया कि वापस करिए, जो वहां के मर्चेंट्स हैं, जो कारोबारी हैं। दूसरा, अभी 25 राज्य 25 स्टेट्स ऑफ
अमेरिका, वो गए हैं, लॉसूट फाइल कर दिया है छोटे बिजनेसमैन के साथ कि ये जो अभी बढ़ा के इन्होंने अलग से टैरिफ लगाया है, जो सेकंड राउंड में लगाया था, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। वो इलीगल है। जो 301 के तहत, अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, वो उसमें ठीक नहीं। आज कहानी कुर्सी की में चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी, विजय जी, मनोज जी, समीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।